अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी एल 615 के लेक्चर नंबर 27 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको दी गई है जो सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब कि लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलके काम करता है और वो इंटेंशनली मिलके काम करते हैं, मतलब कि उनकी इंटेंशंस होती हैं कि वो मिलके काम करें ताकि कुछ कॉमन गोल्स या फिर सेट ऑफ गोल्स को वो अचीव कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ के लिए इन लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों का जो साइज़ है उसकी क्या रेंज हो सकती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल तो है लेकिन कितने लोग एक ग्रुप में हो सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितने शामिल होंगे। तो 2 से लेके हज़ारों लोगों तक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लोग शामिल हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए लाइंस इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हैं, तो ये आपने सेम एज इट इज़ ही प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि लोग ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से देखते हैं। तो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस को मशीन समझते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म समझते हैं, कुछ फैमिलीज़ की तरह ट्रीट करते हैं और कुछ लोग इसे ग्रुप भी समझते हैं। इसके अलावा ये है कि जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें अब ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें डेलीगेशन है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सुपरविजन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ना, ये सीक्वेंस वाइज होता है, मतलब डेलीगेशन से अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मतलब काम आ गया है, तो अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सुपरवाइज करेगा कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने हैंडल करना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है, अथॉरिटी जो है वो किस तरह काम आएगी। तो इसके लिए सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही टीम स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रोजेक्ट की टाइप डिफरेंट होगी तो उसके लिए टीम स्ट्रक्चर की टाइप भी डिफरेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि सेम होगी टाइप या फिर डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ये टीम स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने इस लाइन को सेम एज इट इज़ ही प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ये होती है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए जो सूटेबल स्ट्रक्चर है उसे सिलेक्ट करना। मतलब ये देखना कि उसके सॉफ्टवेयर के लिए या उसके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, उसे सिलेक्ट करना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेगा। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर को चूज़ करना या सिलेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद ये चीज़ें आपने स्किप कर देनी है क्योंकि पेपर में नहीं आती। यहाँ पे कुछ सिस्टम के पार्ट्स बताए गए हैं कि सिस्टम में कितने और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सिस्टम में इनपुट्स होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, आउटपुट्स होते हैं और आउटकम्स होती हैं। ये आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं सिस्टम के, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इनपुट्स वगैरह बताई गई हैं कि जो सिस्टम में इनपुट्स होती हैं उसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं, मनी यानी कि पैसा, कोस्ट, टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और कुछ लोग शामिल होते हैं। तो ये इनपुट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीडबैक के बारे में बताया गया है कि फ़ीडबैक कहाँ से हासिल होती है। तो फीडबैक जो है वो एम्प्लॉयज़ से मिलती है, कस्टमर या क्लाइंट से मिलती है। इसके अलावा लार्जर इन्वायरमेंट भी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ कि फ़ीडबैक कहाँ से मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ सब सिस्टम्स होते हैं। सब सिस्टम्स के एग्जांपल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टीम्स हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सब सिस्टम की एग्जांपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरह से मेंटेन और कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको मेंटेन एंड कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, कुछ प्रोसीजर डिफाइन किए जाते हैं, इसका बजट वगैरह सेलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे
कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को मेंटेन और कंट्रोल कर सकते हैं। ये कभी-कभार आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एज़ अ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विच इज़ स्ट्रक्चरल डिमेंशंस। ये शॉर्ट में आता है और आपने इसके नाम बताने होते हैं कि कितनी डिमेंशंस है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिटेल्स हाईलाइट करने का मकसद ये है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है और आपने बताना होता है कि ये कौन सी डिमेंशन है। तो सबसे पहले ये है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजंस कितने सेंट्रल हैं। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स वगैरह देखना। इसके अलावा आपके पास हायरार्की है जिसमें मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स वगैरह देखे जाते हैं। रूटीनाइजेशन में आप ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं वो कितने स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्पेशलाइजेशन में आप देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिफ़ाइन हो चुकी हैं। ट्रेनिंग में आप स्किल्स एंड नॉलेज के लेवल वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इनके नाम प्रिपेयर करने हैं कि जो स्ट्रक्चरल डिमेंशंस हैं वो कितनी हैं और कौन-कौन सी हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है जिसमें फर्स्ट वन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और सेकंड वन आपके पास नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम प्रोजेक्ट पर ही बेस करता है, यानी कि जितना भी काम करना है वो सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही बेस करेगा। इसके अलावा जो नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें मैनेजमेंट का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो वीक होता है और प्रोजेक्ट को मैनेज करना टफ होता है। ये नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स एंड स्टाइल्स के बारे में बताया गया है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सबका अपना एक कल्चर होता है जो कि यूनिक होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं। तो ये एक कल्चर में पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में ये पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने स्किप कर देनी है क्योंकि ये एज इट इज़ पेपर में नहीं आती। फर्दर यहाँ पे एमसीक्यूज़ वगैरह बताए गए हैं कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को कब यूज़ करें। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को तब यूज़ करना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल का मतलब होगा कि अगर उसमें पीपल थोड़े हैं, मतलब कि जो लोगों का ग्रुप है उसमें थोड़े लोग हैं, ज्योग्राफिकली तौर पे सेंट्रलाइज्ड है और वो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि क्लासिकल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक हायरार्की होती है जब एम्प्लॉय के पास एक क्लियर सुपीरियर होता है। उसके बाद प्रोजेक्टाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसमें डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन अपना प्रोडक्ट हैंडल करते हैं। जिस तरह के यहाँ पे डिवीजन्स हो चुके हैं ना, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। अब इसे सिर्फ डिवीजन के तौर पे ही हैंडल किया जाएगा, मतलब जिसने हैंडल करना है वो सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट हैंडल करेगा, मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता है काम को। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू ये है कि डिविजनल स्ट्रक्चर को कब यूज़ करना चाहिए। तो डिविजनल स्ट्रक्चर को तब यूज़ करना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा लार्ज है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे तो फिर आप इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप तब यूज़ करते हैं जब आपने हाईली स्किल्ड पीपल पर फोकस करना हो, क्योंकि ये तब यूज़फुल होगा जब आपने हाईली स्किल्ड यानी कि ऐसे लोग जिनके पास हाई स्किल्स होती हैं उन पर फोकस करना होता है। इसके अलावा इसमें 2 सुपरवाइजर्स होते हैं, एक फंक्शनल एरिया का सुपरवाइजर होता है, दूसरा प्रोडक्ट का मैनेजर होता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप ब्लेंड कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपने लास्ट में कवर करने हैं। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।